नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। ठीक है, अभी देखिए ये नॉर्मल एक कंडक्टर है ना, इसमें हमने कोई अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई नहीं किया। तो उस केसेस में क्या होगा, अब आपको पता है कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या समझ लीजिए न्यूक्लियस होते हैं, है ना, वो जो है मिलियंस में होते हैं, है ना, मिलियंस पे या बिलियंस पे होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है नॉर्मल केसेस पे मात्र एक कंडक्टर रखा हुआ है ना, इसमें हमने बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं किया है, दैट मीन्स अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। तो होता क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन खाली तो नहीं रहेगा, है ना, यहीं पे स्थिर तो नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं मूव करते रहेगा। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर कहीं मूव करते रहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एक दूसरे को जो मूव करते रहेंगे, है ना। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये किसी भी पाथ पे ऐसा मूव कर सकता है ना, वैसे ये भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ पे मूव कर सकता है। लेकिन जब स्टेशनरी होता है, जब कंडक्टर स्टेशनरी होता है, दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा बोला जाए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई नहीं किए रहते तो होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे मूव करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे मूव करते हैं। जो जो नेट नेट होता है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देता है, जो नेट नेट जीरो होता है। ठीक है, तो नेट नेट जीरो होता है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए रहते तो जो नेट करेंट होता है वो जीरो होता है। तो ऐसा समझ लीजिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई, दैट मीन्स नो करेंट इन कंडक्टर। ठीक है, उसका रीजन आपको बताया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे मूव होने की कोशिश करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन पे मूव होने की कोशिश करते हैं। तो जो नेट नेट रहता है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देता है, नेट नेट जीरो होता है। दैट मीन्स यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं तो नो करेंट होता है, कंडक्टर में कोई करेंट नहीं होता। अब देखिए हम कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी, क्योंकि बैटरी को स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी बोला जाता है ना, आप बैटरी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो अब इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब बैटरी से आप कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि बैटरी जो होता है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी हो जाता है, तो क्या होगा, इस कंडक्टर के जो दोनों इंड है, कंडक्टर के जो दोनों इंड है उसमें क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना चालू हो जाएगा, है ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। और उस पोटेंशियल डिफरेंस के सेटअप होने के कारण इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा या अप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है क्या कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो। तो अब क्या है, जो सभी इलेक्ट्रॉन है वो क्या कोशिश करेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आए। क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेटअप हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे करंट का फ्लो हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था करंट का जो फ्लो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ठीक है, तो ऐसे जो है कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं ओम लॉ। ठीक है, ओम का जो लॉ है वो वोल्टेज और करंट के बीच है। ठीक है, वो क्या बोलता है, किसी भी कंडक्टर पे यदि पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के इंड पे यदि जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देखते हैं आगे ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दैट, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है,
इसके जो एंड है उसमें मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस V एग्जिस्ट करता है, और जो कंडक्टर है उसमें मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन end of conductor is directly proportional to current flowing through conductor, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, ठीक है। तो दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है, और करंट को क्या फ्लो हो रहा है I, तो V इज प्रोपोर्शनल टू द I, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल टू द I। अब प्रोपोर्शनलिटी को जो प्रोपोर्शनल है उसको हम हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, तो V इक्वल टू हो जाएगा IR इंटू I, या इसको लिखा जाता है V इक्वल टू IR, ठीक है। ये आपका हो गया ओम्स लॉ। R को बोला जाता है रेजिस्टेंस, और R की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है। तो ये है ओम्स लॉ आपका। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, या डायरेक्ट बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस दैट मींस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो V इक्वल टू I इंटू आर, वेयर R इज अ रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस, अब देखिए, अब रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या क्या करता है, वो जो है करंट जो फ्लो होता है उसको रजिस्ट करने का रजिस्ट करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है वो जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको रजिस्ट करता है, इसलिए उसका नाम रेजिस्टेंस है, ठीक है। कैसे रजिस्ट करता है आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस जो है करंट फ्लो को रजिस्ट करने की कोशिश करता है। प्रॉपर्टी दैट resist the flow of current, प्रॉपर्टी दैट resist the flow of current। अब देखो, अब जो रेजिस्टेंस है वो भी अलग अलग डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। जैसे रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई कंडक्टर बना देते हैं नॉर्मल सा, ठीक है। इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है, और इसका जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जो A है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कंबाइन करने से R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटा दीजिए तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रो L अपान एरिया, ठीक है। R इक्वल टू रो L अपान एरिया, वे रो क्या है, रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो की यूनिट आप निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू हो जाएगा, यहां से बताइए, रो इक्वल टू R A बाई L, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो आपका रेजिस्टेंस की यूनिट आ गई ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट, रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाती है ओम मीटर,
ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है प्रॉपर्टी दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट। रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो ये हो जाएगा L बाई ए, इसको हटा दीजिए प्रोपोर्शनल को तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, वो होता है रो दैट रेजिस्टिविटी। तो R इक्वल टू रो L बाई एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना। तो रो इक्वल टू रो का आपका यूनिट पूछेगा तो हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। अब आगे इसी को देखते हैं, है ना, ठीक है। तो इससे एक चीज समझ आ गई कि जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, है ना, कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस है वो बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे कंडक्टर का जो एरिया है वो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होते जाएगा, ठीक है। नॉर्मल समझ लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ L है और एरिया जो है A है, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, इसको क्या किए, इसको खींच दिए, ठीक है, इसको खींच दिए। तो मान लीजिए इसको खींचने के बाद इसका जो लेंथ है वो हो जाता है 12, ठीक है। खींचने के बाद इसका जो लेंथ हो जाता है 12, है ना, और जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया वो हो जाता है A/2। तो देखिए क्या चेंजेस आता है, देखते हैं, ठीक है। पहले केसेस में मान लीजिए ये 1 और ये 2, ठीक है। पहले केसेस में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए R इक्वल टू, या लिख सकते हैं R1, लिख सकते हैं R1 रो L1 अपान A1, ठीक है, ठीक है। रो में रो वन नहीं लिखेंगे क्योंकि रो जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना। तो मटेरियल तो सेम है, हम तो खींचे बस हैं, है ना। अब आगे आ जाते हैं R2 हो जाएगा रो, है ना, L2 अपान A2। तो ये हो जाएगा रो, अब फिर से पहले वाले में आ जाइए, रो L1 की वैल्यू है L, A1 की वैल्यू है A, ठीक है। सेकंड में आ जाइए, इस तरफ आ जाइए आप, रो लेंथ हो गई है L2 हो गई है 12 और A2 हो गई है आपकी A/2, ठीक है। अब क्या होगा आगे, तो ये 2 है जो है ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा रो 12 इंटू 2A, तो 2 इंटू 2 4 रो L/A, ठीक है। तो ये रो L/A क्या है, रो L/A है R1, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R1। दैट मीन्स आप देख रहे हैं यदि हम कंडक्टर को खींच के उसकी लेंथ को डबल कर दें और एरिया को हाफ कर दें तो जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना हो जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आगे और देखेंगे हम लोग, है ना। पहले इसकी जो थ्योरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। R इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं रो L बाई एरिया, और जो रो होता है रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। ठीक है, आगे फिर से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। R इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं रो L बाई एरिया, ठीक है। अभी पढ़े थे ओम्स लॉ में V इक्वल टू I इंटू आर, तो R इक्वल टू लिख सकते हैं हम V बाई आई, रो L बाई एरिया, ठीक है। V बाई आई रो L बाई एरिया, ठीक है। V इक्वल टू क्या लिखेंगे, I किधर ले आते हैं तो हो जाएगा I रो L बाई एरिया। अब देखिए I बाई ए को बोला जाता है करेंट डेंसिटी, J से डिनोट किया जाता है, ठीक है। I बाई एरिया को बोला जाता है करेंट डेंसिटी और J से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यूनिट हो जाएगा I का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आगे जब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा V इक्वल टू J रो L, V इक्वल टू J रो L, ठीक है। V इक्वल टू J रो L, है ना। अब देखिए कहीं पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं कोई कंडक्टर पे, मान लीजिए कोई कंडक्टर है
यहाँ पे यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, है ना, इसकी लेंथ मान लीजिए एल है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किए हैं ई, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू हो जाएगी, क्या होता है, V इक्वल टू ई इंटू एल, है ना, ये हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो V इक्वल टू रख देते हैं हम लोग E इंटू एल, जे रो एल, तो एल एल क्या हो जाएगा, कैंसल, तो E इक्वल टू हो जाएगा J इंटू रो, ठीक है, E इक्वल टू हो गया J इंटू रो, ठीक है, या J इक्वल टू अपन लिख सकते हैं E बाई रो, ठीक है। आगे लिखते हैं इसको, इधर J इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E बाई रो। अब देखो 1 बाई रो को बोला जाता है, 1 बाई रो को बोला जाता है सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। 1 बाई रो को क्या बोला जाता है, सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इक्वल टू हो जाएगा E इंटू सिग्मा, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, J इक्वल टू हो जाएगा E इंटू सिग्मा, ठीक है, J इक्वल टू E इंटू सिग्मा। इसी इक्वेशन को बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, J इक्वल टू E इंटू रो, है ना। करेंट डेंसिटी के बारे में आगे हम लोग फर्दर और डिस्कस करेंगे, ये भी एक बड़ी टॉपिक है ना। फिर से एक बार देखते हैं, R इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई एरिया, R की जगह हमने ओम्स लॉ का हम पढ़े थे V इक्वल टू आई इंटू आर, तो R की जगह रख दिया V बाई आई रो एल बाई एरिया, तो V इक्वल टू क्या हो गया, I किधर ले आए, तो I रो एल बाई एरिया। I बाई ए क्या होता है, अभी आपने बताया था कि I बाई ए जो होता है वो होता है करेंट डेंसिटी, ठीक है, तो I बाई ए करेंट डेंसिटी, तो V इक्वल टू गया J रो एल। अब ये भी हमको पता है, यदि कोई कंडक्टर है उसकी लेंथ L है और उनके बीच यदि पोटेंशियल डिफरेंस जो इनके बीच है V है, और E यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो V इक्वल टू होता है E इंटू एल, तो V की जगह रख दी हमने E इंटू एल, एल कैंसिल हो गया यहाँ से, तो E इक्वल टू हो गया J इंटू रो। आगे और बढ़े तो J इक्वल टू क्या हो गया, E बाई रो। 1 बाई रो जो होता है उसको बोला जाता है सिग्मा या कंडक्टिविटी, तो J इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू सिग्मा, यहाँ पे लिख दिया मैंने J इक्वल टू E इंटू सिग्मा, और इसी को ही बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है।